हेलो नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और आज हम अपने इस वीडियो में शिक्षा में अनुसंधान विधियों के अंतर्गत एक टॉपिक, एक अनुसंधान की विधि जिसे हम प्रयोगात्मक अनुसंधान या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं, के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि प्रयोगात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है, इसके सिद्धांत क्या हैं, विशेषताएं और लक्ष्य इत्यादि क्या हैं। चलिए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आइए समझते हैं कि प्रयोगात्मक अनुसंधान क्या है। प्रयोगात्मक अनुसंधान प्रयोगों द्वारा निष्कर्षों पर पहुंचने की विधि प्रयोगात्मक अनुसंधान कहलाती है। प्रयोग क्या होते हैं? प्रयोग प्रयोगशाला में किए जाते हैं, अर्थात और प्रयोगशाला में जो भी परिस्थितियां होती हैं वो सभी हमारे नियंत्रण में होती हैं। हम सभी परिस्थितियों को नियंत्रित करते हुए किसी एक कारक का प्रभाव, किसी एक फैक्टर का इफेक्ट हम किसी एक परिस्थिति पर जो है जानने का प्रयास करते हैं। अर्थात प्रयोगशाला की जो विधियां होती हैं जो है वो उसमें सभी कारक को हम नियंत्रित कर लेते हैं, किसी एक चर का ही प्रभाव दूसरे चर पर जो है हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान एक वैज्ञानिक विधि है जो कि प्रयोगशाला के अंतर्गत की जाती है। ठीक है ना, प्रयोगशाला के अंदर जो है वो की जाती है। अब इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता और सबसे प्रमुख विशेषता भी है कि कार्य कारण संबंध स्थापित करती है कि किसके किसके बीच, किसी एक चर पर दूसरे चर की कार्य कारण संबंध को स्थापित करती है। कार्य कारण संबंध क्या होता है? किसी कार्य के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है और उस प्रभाव के कारण दोनों चरों के बीच जो संबंध स्थापित होता है, इसे ही कार्य कारण संबंध कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि एक चर पर कोई कार्य किया गया दूसरे चर के द्वारा, ठीक है, दूसरे चर के द्वारा किसी एक चर पर कोई कार्य किया गया और इसके ऊपर, पहले चर के ऊपर दूसरे चर का प्रभाव पड़ा। इस प्रभाव के कारण दोनों के मध्य एक संबंध स्थापित हुआ और इस संबंध को हम इसी प्रयोगात्मक अनुसंधान द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, प्रयोगात्मक अनुसंधान नवीन तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों के प्रतिपादन करने की सर्वाधिक परिष्कृत विधि है। सबसे अधिक जो है परिष्कृत, रिफाइंड मेथड और रियलिस्टिक और शक्तिशाली विधि है ये। ठीक है ना, अर्थात हम अपने अनुसंधान कार्यों में जितने भी नवीन ज्ञान और नवीन नियमों, सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए अनुसंधान करते हैं वो प्रयोगात्मक अनुसंधान ही होते हैं। जितने भी सांख्यिकीय विश्लेषण किए जाते हैं वह ज़्यादातर जो है वो प्रयोगात्मक अनुसंधान में ही किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रयोगात्मक अनुसंधान या प्रयोगात्मक विधि में प्रमुख बल किस पर दिया जाता है? मुख्य चीज़ क्या है इसमें कि इस बात को ज्ञात करने पर रहता है कि प्रयोगात्मक परिस्थिति, यानी जो हमने प्रयोगशाला में जो परिस्थिति उत्पन्न की है, जो पैदा की है, एक्सपेरिमेंटल सिचुएशंस जो हमने बनाई हैं, में घटनाओं का पूर्व कथन किस प्रकार से किया जाता है। ये ध्यान देने वाली जो है एक शब्द है, पूर्व कथन, प्रिडिक्शन किस प्रकार से किया जा सके। यानी कि प्रयोगात्मक परिस्थिति में जो भी घटनाएं होंगी भविष्य में, उसका पूर्व कथन हम कैसे करेंगे, इस बात पर मुख्य बल दिया जाता है। अर्थात जो भी चीज़ें हम यहाँ पर जिस भी फैक्टर का इफेक्ट जानना चाहते हैं, प्रभाव जानना चाहते हैं, वह भविष्य में किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है, इसका पूर्व कथन किस तरह से किया जाएगा। और साथ ही इस पूर्व कथन का गैर प्रायोगिक या नॉन एक्सपेरिमेंटल सिचुएशंस में जो है जनरलाइजेशन कैसे करेंगे, सामान्यीकरण की क्या संभावनाएं हैं, इसकी भी जांच जो है हम प्रयोगात्मक अनुसंधान द्वारा ही करते हैं। अर्थात जो भी पूर्व कथन हम करेंगे अपने प्रयोगों में, उस पूर्व कथन का प्रभाव भविष्य में जब हमारे गैर प्रायोगिक की प्रयोगशाला के बाहर की परिस्थितियों में जब इसको लागू किया जाएगा तो उस दौरान इसकी क्या संभावनाएं हैं सही होने की। ठीक है ना, तो ये जो है प्रयोगात्मक अनुसंधान द्वारा हम इसको इसके द्वारा ही हम क्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं।
इस विधि में अनुसंधानकर्ता यह जानने का प्रयास करता है कि यदि सावधानी पूर्वक नियंत्रित परिस्थितियों में कोई कार्य किया जाए तब क्या होगा। ठीक है ना। तो यही बात इसमें समझाई गई है कि इसमें अनुसंधानकर्ता ये जानना चाहता है कि जब हम कोई कार्य नियंत्रित परिस्थिति में अर्थात प्रयोगशाला में करेंगे तो उसके द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे उस निष्कर्ष का प्रभाव सामान्य परिस्थिति में किस प्रकार से होगा। ठीक है। ये जो अनुसंधान है वो मूलतः विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जो भी प्रयोग किए जाते हैं उससे लिया गया है, लेकिन हम इसे सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में भी उपयोग कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन आज प्रयोगशालाओं तक पहुंच गए हैं, यानी कि हम सामान्य परिस्थितियों के साथ सामाजिक विज्ञान के अध्ययनों को प्रयोगशालाओं में नियंत्रित परिस्थितियों में भी कर सकते हैं और उसमें प्रयोगात्मक अनुसंधान अपनी बड़ी भूमिका में जो है स्पष्ट हमें दिखाई देता है। ठीक है। प्रयोगशाला में जो है ऑब्जर्वेशन के द्वारा, अवलोकन के द्वारा, परीक्षण के द्वारा कुछ निष्कर्ष ज्ञात करते हैं और सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञानों में भी जो है इसे विस्तृत जो है कर सकते हैं हम। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें किया क्या जाता है, प्रयोगात्मक अनुसंधान में किया क्या जाता है, जो है अनुसंधानकर्ता जानबूझकर, ठीक है, विधिवत ढंग से उद्दीपकों या परिस्थितियों को यानी कि प्रयोज्यों पर प्रहसन करता है, यानी फेर बदल करता है, मैनिपुलेशन करता है या आरोपण करता है, अंग्रेजी में जिसको इम्पोजन कहते हैं। ठीक है ना। मैनिपुलेशन या इम्पोजन करता है जिससे आरोपित कारक, यानी जिस कारक को दूसरे कारक पर जो है इम्पोज किया जा रहा है और अवलोकित प्रभाव, ऑब्जर्व्ड इफेक्ट के मध्य तार्किक कारणीय संबंध स्थापित किया जा सके, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया था, वही चीज यहाँ पर बोली गई है कि जो अनुसंधानकर्ता होता है वो क्या करता है, अनुसंधानकर्ता जो है वह किसी एक परिस्थिति में, अनुसंधानकर्ता किसी एक परिस्थिति में जो है एक परिस्थिति ए हुई, दूसरी परिस्थिति बी हुई। ठीक है ना। इन दोनों परिस्थितियों में वह विधिवत ढंग से, यहाँ पर बोला गया है जानबूझकर विधिवत और नियंत्रित परिस्थितियों में जो है ढंग से उद्दीपकों या परिस्थितियों को, तो यहाँ पर जो मैंने बनाया ये एक उद्दीपक हुआ, ये एक परिस्थिति हुई, एक दूसरी परिस्थिति हुई, और किसी उद्दीपक को किसी पहली परिस्थिति पर क्या करेगा, ये पहली परिस्थिति पर आरोपण करेगा, इसका इम्पोजन करेगा, और इसके कारण पहली परिस्थिति पर जो भी प्रभाव पड़ेंगे उन प्रभावों का अध्ययन करने के बाद, ठीक है ना, उन प्रभावों का जो है अध्ययन करने के बाद उस पर जो भी अंतर दिखाई देंगे, यहाँ पर दिया गया है, यानी कि पहले प्रभाव में जो भी अंतर दिखाई हमें देंगे उन अंतरों का अध्ययन जो है वो करेगा। ठीक है ना। उन अंतरों का अध्ययन जो है वो करता है इस प्रयोगात्मक अनुसंधान में। ठीक है ना। और जब ये अध्ययन करेगा तो उनके बीच क्या संबंध स्थापित होगा, उनके बीच जो भी आरोपित कारक हैं, जो भी फैक्टर इम्पोज किया गया है पहले वाली परिस्थिति में, उसके द्वारा जो भी इसमें अंतर आया तो ये एक कार्य किया गया और इस अंतर का ही अध्ययन पहली परिस्थिति का दूसरी परिस्थिति का पहली परिस्थिति पर जो अध्ययन है इसी के द्वारा जो है निष्कर्ष प्राप्त किया जाएगा। ठीक है। और निष्कर्षों द्वारा कार्य कारण जो है तार्किक कार्य कारण संबंध दोनों ही परिस्थितियों के मध्य स्थापित होगा। तो आशा है कि बात समझ में आई होगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ परिभाषाएं जो कि प्रयोगात्मक अनुसंधान से संबंधित हैं।
जॉन डब्ल्यू बेस्ट कहते हैं कि प्रयोगात्मक पद्धति इस बात का वर्णन करती है कि क्या होगा, ठीक है ना, यानी प्रयोगात्मक पद्धति हमें क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, यानी कि कोई हम फेरबदल किसी चर में करते हैं, किसी कारक को किसी एक परिस्थिति में लागू करते हैं तो क्या होगा, इस बात की जो है खोज करती है, वर्णन करती है, या सावधानी पूर्वक नियंत्रित की गई दशाओं में क्या घटित हो सकता है, यानी कि सावधानी पूर्वक हमने कोई परिस्थिति नियंत्रित कर ली है और उसमें क्या घटित हो सकता है, ये जो है प्रयोगात्मक अनुसंधान कहलाता है। जहोदा कहते हैं उनके साथी नियंत्रित परिस्थितियों में किए गए निरीक्षण को ही प्रयोग कहते हैं। तो प्रयोग की बात उन्होंने की, प्रयोग क्या होता है, नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाए, प्रयोगशाला में किया जाएगा। ग्रीनवुड कहते हैं प्रयोग कार्य कारण संबंध को प्रकट करने वाली परिकल्पना के परीक्षण की विधि है, यानी हम कोई भी हाइपोथेसिस परिकल्पना बनाते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, और ये परीक्षण जब किसी कार्य कारण संबंध को बताता है, ठीक है ना, तो वह प्रयोगात्मक अनुसंधान है। इसमें नियंत्रित परिस्थितियों में कार्य कारण को संपादित किया जाता है, यानी परिस्थितियां नियंत्रित होती हैं, ठीक है ना। ये नियंत्रित परिस्थितियां क्या होती हैं, आगे परिभाषाओं से भी और इसमें आपको समझ में आएगा कि नियंत्रित परिस्थितियां, ठीक है ना, एक जैसे, ठीक है ना, एक चर और दूसरा चर, और जाहिर सी बात है इन दोनों चरों को प्रभावित करने के लिए और भी अन्य चर भी होते हैं, अन्य भी चीज़ें होती हैं जो दोनों चरों को प्रभावित कर सकती हैं, तो हम इन बाकी सभी चरों को क्या कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं, और केवल पहले और दूसरे चर का ही अध्ययन हम करते हैं। तो इसी परिस्थिति को कहा गया कि नियंत्रित परिस्थिति में, ठीक है ना। फैस्टीजर कहते हैं कि प्रयोग का मूल आधार, यहाँ पे चरों की बात उन्होंने कही फैस्टीजर ने, कि प्रयोग का मूल आधार क्या है, स्वतंत्र चर में परिवर्तन का, यानी कि जो हमारा जो स्वतंत्र चर है, यानी जो पहला चर है उसको स्वतंत्र चर इन्होंने बोला, यानी कि स्वतंत्र चर में जो भी हमने परिवर्तन किया, ठीक है ना, जो भी परिवर्तन किया, इसका आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन है, ठीक है। प्रयोग का मूल आधार क्या है, स्वतंत्र चर में परिवर्तन का आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन जो है वो प्रयोगात्मक अनुसंधान है। तो ये रही परिभाषाएं, और परिभाषाओं के आधार पर इसकी विशेषताओं को अगर देखा जाए तो इसकी विशेषताएं हैं, हम इसमें प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा गतिविधियों का क्या किया जाता है, अवलोकन किया जाता है, यानी कि हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं जो भी गतिविधियां हमारे समक्ष हैं, पहली बात। और दूसरी बात क्या है इसमें कि प्रयोग की अवस्थाओं में परिस्थिति नियंत्रित होती है, यानी जिस भी चीज़ का हम अवलोकन करते हैं वो प्रयोगशाला के अंदर होती हैं और वहाँ की परिस्थितियाँ पूर्ण रूप से अनुसंधानकर्ता के नियंत्रण में होती हैं। प्रयोग के कार्य कारण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, यानी कि दोनों चरों के बीच एक चर का दूसरे चर पर जो प्रभाव पड़ रहा है, जो कार्य कर रहा है दूसरा चर पहले चर पर, उसके उनके कारण जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है उसका अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। तो प्रयोग में स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर, अगली बात वही कही गई, स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है प्रयोगात्मक अनुसंधान में, ठीक है। स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यस्थ चर, प्रयोगात्मक चर इत्यादि क्या होते हैं इसको हम आगे समझेंगे, अगले आने वाली वीडियोज़ में जो है हम इसको समझेंगे, ठीक है। प्रयोग द्वारा क्या है का उत्तर लिया जाता है, यानी क्या है इसका उत्तर लिया जाता है। बाह्य चर के प्रभाव का नियंत्रण करके प्रयोगात्मक चर के प्रभाव का निरीक्षण और मापन किया जाता है, ठीक है, यानी कि बाह्य चर ऐसे चर जो कि हमने दो जो चर लिए हैं जिनके प्रभाव कार्य कारण प्रभाव का अध्ययन हम कर रहे हैं, इसके अलावा जो बाकी चर हैं जो इन दोनों चरों को प्रभावित कर रहे हैं उनको नियंत्रित करके जिस चर का अध्ययन हम करना चाहते हैं वो प्रयोगात्मक चर है, और उसी का निरीक्षण और मापन किया जाता है प्रयोगात्मक अनुसंधान में, ठीक है। चलिए, नियंत्रित परिस्थिति का उपयोग करना, प्रभाव तथा गतिविधि का निरीक्षण करना, प्रभावों का जो है निरीक्षण करना, प्रयोग, एक ही चीज़ दो बार हो गई, प्रभावों का निरीक्षण करना, ठीक है, गतिविधि का निरीक्षण करना, प्रभाव का निरीक्षण करना, प्रयोग की मूलभूत विशेषताएं हैं, ठीक है ना, नहीं ठीक है यहाँ पर,
लिखा है जो है नियंत्रित परिस्थिति का, जो भी हमने परिस्थिति नियंत्रित की है उसका उपयोग करके प्रभावों और गतिविधि का निरीक्षण करना। जो प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो गतिविधि हो रही है उसका निरीक्षण करना, और उसके बाद इन प्रभावों का निरीक्षण जो पड़ रहा है चरों पर उसका जो है निरीक्षण करना। ये जो है ये प्रयोग की मूल विशेषताएं हैं। आगे कहा गया कि इसके परिणाम वास्तविक, विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ होते हैं। यानी कि जो प्रयोगात्मक अनुसंधान द्वारा जो रिजल्ट हमें मिलता है, जो निष्कर्ष, जो कंक्लूजन हमें मिलता है वो रियल होते हैं, वास्तविक होते हैं, साथ ही साथ विश्वसनीय भी होते हैं, रिलायबल होते हैं, साथ ही ऑब्जेक्टिविटी भी इसमें होती है, यानी ये वस्तुनिष्ठ भी होते हैं। ठीक है। इनके द्वारा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, यानी कि प्रयोगात्मक अनुसंधान द्वारा हम किसी नए सिद्धांत को भी बनाते हैं और इस सिद्धांत का भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों का पूर्वानुमान भी हम कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। यानी कि चूंकि ये प्रयोगशाला में की जा रही है, कुछ सीमित परिस्थिति में की जा रही है और ये सीमित परिस्थिति नियंत्रित है। अब यहाँ पर जो भी निष्कर्ष हमें प्राप्त होंगे, बाह्य वातावरण में इस निष्कर्ष का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अध्ययन हम करते हैं। ठीक है ना। प्रयोगात्मक अनुसंधान में परिणामों का सामान्यीकरण किया जा सकता है, यानी कि जो भी रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पर बताया गया, उस प्रयोगशाला में जो भी रिजल्ट मिल रहे हैं उसका हम वास्तविक परिस्थिति में जो है वो जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रयोगात्मक अनुसंधान के लक्ष्य क्या है। तो पहली बात जो कि परिभाषाओं में और इसकी विशेषताओं में कही गई, किसी सिद्धांत के प्रभावों का पूर्वानुमान करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कार्य कारण संबंध के स्पष्टीकरण के लिए, ठीक है, कार्य कारण संबंध के स्पष्टीकरण के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं, वर्तमान आज जीवन में जो भी शैक्षिक परिस्थितियों, मान लीजिए अगर शिक्षा में उपयोग कर रहे हैं तो शैक्षिक परिस्थितियों में जो भी समस्याएं आ रही हैं उसके सुधार के लिए हम प्रयोगात्मक अनुसंधान कर सकते हैं। परिणामों के जो है सिंप्लीफिकेशन, यानी सिंप्लीफाई, परिणामों और जो प्रोसेस हमारे चल रहे हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए भी जो है प्रयोगात्मक अनुसंधान का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ रही है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान के आधार क्या है, किस आधार पर प्रयोगात्मक अनुसंधान का विकास हुआ, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। कि जो प्रयोगात्मक अनुसंधान है वह, इसका प्रारंभ जो है वो जॉन स्टुअर्ट मिल के इनके द्वारा एक नियम प्रतिपादित किया गया जिसको कहते हैं एकल चर नियम, लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल। इसी पर ये जो है आधारित है। ये जो नियम है उनकी पुस्तक मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी, जो कि 1872 ईस्वी में प्रतिपादित की गई थी, प्रकाशित की गई थी, उसमें ये जो है एकल चर नियम जो है बताया गया। ठीक है ना। और इस पुस्तक में यही एक नियम नहीं था, बल्कि यहाँ पर 5 नियम थे, और उन 5 नियमों में एक नियम जिसे हम अंतर का नियम कहते हैं। ये जो 5 नियम है ना, ये 5 नियम किसी भी घटना में जो है वो तार्किक ढंग से क्रम और संबंध स्थापित कर सकते हैं, ये 5 नियम। लेकिन उनमें से जो एक नियम था जिसे हम अंतर का नियम, यहाँ पर अंतर का नियम जो है बताया गया, लॉ ऑफ डिफरेंस, प्रयोगात्मक अनुसंधान का जो है मूल आधार है। यानी कि एकल चर नियम के अंतर्गत आने वाले 5 नियमों में जो अंतर का नियम है वह प्रयोगात्मक अनुसंधान का क्या है, मूल आधार प्रस्तुत करता है। इस नियम में कहा क्या गया, तो इस नियम में ये कहा गया कि यदि 2 पूर्ण रूपेण समान परिस्थितियों में से किसी एक परिस्थिति में कोई चर जोड़ दिया जाए, कोई वेरिएबल जो है, यानी कि 2 परिस्थितियां हमारे पास हैं, एकदम समान रूप से परिस्थितियां हैं, और उन दोनों परिस्थितियों में अगर कोई चर अगर हम इसमें जोड़ दें, यहाँ पर ये बोला गया है यहाँ पे, देखिए अगर हमारे पास ये यहाँ पे एक परिस्थिति हमारे पास है, मान लेते हैं एक परिस्थिति ए है, ठीक है, और ठीक इसी के समान बिल्कुल
ऐसी ही परिस्थिति एक और हमारे पास है, ठीक है ना। दो परिस्थितियां हमारे पास हैं, ठीक है ना, जो कि एकदम पूर्ण रूप में एक दूसरे के से एक समान है, ठीक। तो आगे क्या आ गया, किसी एक परिस्थिति में कोई चर जोड़ दिया जाए, ऐसा बोला गया किसी एक परिस्थिति में कोई चर जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, ठीक है ना। तो अगर इसमें हम कोई चर जोड़ देते हैं, चलिए यहाँ पे कोई चर जोड़ देते हैं, यहाँ पे कोई वेरिएबल कोई चीज़ हम यहाँ पे अगर जोड़ दिया, ठीक है ना, यहाँ जोड़ देते हैं, तो इस चर जो हमने इस यहाँ पर जोड़ा है, इसके द्वारा जो पहली परिस्थिति में जो अंतर आया है, ठीक है ना, यानी कि जो बाहर से ये चर जोड़ा गया है, इस जोड़े गए चर द्वारा जो पहली परिस्थिति में परिवर्तन आएगा वो क्या होगा, जोड़े या घटाए गए चर का परिणाम होगा, यहाँ पर ये बताया गया, ठीक है। यानी कि जब दो पूर्ण रूपेण समान परिस्थितियों में कोई चर जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, तो उन दोनों परिस्थितियों में आया अंतर क्या है, जोड़े या घटाए गए चर का परिणाम होता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर जो भी हमें यहाँ पे जो भी परिणाम दिख रहे हैं, जो भी परिवर्तन दिख रहा है, वो इस जोड़े गए चर का ही परिणाम है, ठीक है ना, बात समझ में आ गया होगा। तो यही चीज़ हम प्रयोगात्मक अनुसंधान में भी करते हैं, जो कि हमारे पास दो अलग अलग चर होते हैं, दो अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, जो कि ये परिस्थितियां पूर्ण रूप से एक समान है, लेकिन इसमें कोई एक चर जो कि कोई एक परिस्थिति हम कोई एक नियंत्रित चर को हम एक परिस्थिति में जोड़ते हैं या घटाते हैं, उस चर का प्रभाव पहली परिस्थिति में किस प्रकार से पड़ा, ठीक है ना, और इस प्रभाव द्वारा पहली परिस्थिति में क्या अंतर आया, दूसरी परिस्थिति से तुलना करके हम इसके बीच कार्य कारण संबंध को जो है हम ज्ञात करते हैं, और इसी कार्य कारण संबंध का जो है अध्ययन करते हैं। तो ये प्रयोगात्मक अनुसंधान हो जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में जो ये एकल चर नियम है, वो केवल एक ही चर का अध्ययन करने तक सीमित रहा, ठीक है ना। प्रारंभ में ये जो एकल चर नियम है, वो केवल एक परिस्थिति में एक ही चर है ना, यानी कि एक परिस्थिति है और इस परिस्थिति पर एक चर का प्रभाव एक बार में जो है वो अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता रहा। लेकिन सामाजिक विज्ञानों में ऐसा नहीं होता है। सामाजिक विज्ञानों में किसी एक परिस्थिति में कई चर एक साथ जो है प्रभावित करते हैं किसी परिस्थिति को, ठीक है। सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन के लिए जो है एक जटिल व्यवहार है, और जहाँ पर एक साथ अनेक चर और या उन चरों की अंतः क्रियाओं से प्रभावित होता है, ठीक है ना। यानी कि इस पहली परिस्थिति को कोई एक चर प्रभावित एक बार में नहीं करता है, बल्कि कई सारे चर एक साथ जो है इसको पहली परिस्थिति को प्रभावित कर सकते हैं, या फिर इन सभी चरों की अंतः क्रिया द्वारा ये पहला चर जो है वो प्रभावित होता है, ठीक है। तो इसलिए इनका अलग अलग अध्ययन करना संभव नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद कालांतर में कुछ समय बाद जो है रोनाल्ड फिशर ने एक विधि का प्रतिपादन किया, जिसे रैंडम आवंटन विधि कहते हैं, और इसके द्वारा उन्होंने प्रदत्त विश्लेषण हेतु यानी प्रयोग से पहले की परिस्थितियों को निश्चित करने के लिए और जो हमारे डेटा है डेटा एनालिसिस के लिए उन्होंने बहुमार्गीय प्रसरण विश्लेषण का जो है प्रतिपादन किया, और साथ ही सह प्रसरण विश्लेषण का प्रतिपादन किया। और इसका प्रयोग सामाजिक विज्ञानों के जो प्रदत्त हैं उनके विश्लेषण के लिए, परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए, और किसी एक परिस्थिति में कई सारे चरों के प्रभावों को एक साथ अध्ययन करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है ना। और ये जो नियम है एकल चर नियम, इस प्रयोग द्वारा ही जो है रॉबर्ट बॉयल ने जो है स्थिर तापमान पर गैसों के दबाव तथा आयतन के बीच संबंध जो है ज्ञात किया था, इसी नियम के आधार पर, ठीक है ना। तो
हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रयोगात्मक अनुसंधान के पद क्या हैं। ठीक है ना, यानी प्रयोगात्मक अनुसंधान के पदों के बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहला पद आप यहाँ पे देख सकते हैं, समस्या का चयन एवं परिभाषीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम समस्याओं का चयन करते हैं, यानी समस्या को प्रयोगात्मक रूप में उपयोग करने के लिए उसे परिकल्पनाओं में परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है, और वास्तव में जो परिकल्पना है वो किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान का आधार होती है। लेकिन प्रयोगात्मक अनुसंधान में प्रयोगकर्ता क्या करता है, परिकल्पनाओं का प्रतिपादन करता है ताकि उनके वैज्ञानिक परीक्षण द्वारा जो है निष्कर्ष निकाला जा सके। तो सबसे पहले हम समस्या का चयन करेंगे और उससे संबंधित परिकल्पना का प्रतिपादन करेंगे। लेकिन इसके बाद का जो दूसरा चरण है वो है साहित्य, संबंधित साहित्य की समीक्षा। ठीक है ना, तो संबंधित साहित्य की समीक्षा यानी कि जो हमने समस्या का चयन किया है उससे संबंधित पूर्व में कोई अनुसंधान कार्य हुआ है या नहीं हुआ, उसकी जांच करना ही जो है साहित्य की समीक्षा कहलाता है, लिटरेचर रिव्यू कहलाता है। ठीक है ना, तो उससे संबंधित पहले हम पूर्व में किए गए अनुसंधानों की समीक्षा कर लेते हैं जिसे साहित्य समीक्षा कहेंगे। फिर उसके बाद प्रयोग प्रारूप का निर्माण करेंगे, यानी कि हम ये डिज़ाइन, हमारे एक्सपेरिमेंट का डिज़ाइन क्या होगा, किस तरीके से हम प्रयोग की रूपरेखा क्या होगी उसका निर्धारण करेंगे और विधिवत ढंग से उसका जो है नियंत्रण और रेंडमाइजेशन और पुनरावृत्ति इत्यादि जो है वो ध्यान से जो है होना चाहिए। यानी कि प्रयोग प्रारूप में हम क्या निर्धारित करते हैं कि नियंत्रण, रेंडमाइजेशन और पुनरावृत्ति किस तरीके से होगी, इस चीज़ का जो है हम विधिवत ढंग से जो है विधिवत और लिखित ढंग से प्रयोगों का प्रारूप जो है वो बनाते हैं। ठीक, जनसंख्या का परिभाषीकरण, यानी ये प्रयोग जो है जाहिर सी बात है नियंत्रित परिस्थितियों में हो रहे हैं, प्रयोगशाला में हो रहे हैं, यानी कि पूरी जनसंख्या से हम कुछ सैंपल्स, कुछ प्रदत्तों को लेते हैं और प्रयोगशाला में इन प्रदत्तों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और ये जो जहाँ से हमने इस सैंपल को लिया है वही हमारा क्या है, जनसंख्या है। और ये कहाँ से ली जाएगी, कितनी मात्रा में ली जाएगी, हमारे प्रयोगों से संबंधित जनसंख्या कौन सी है, इसको डिफाइन करना है, जनसंख्या का परिभाषीकरण कहलाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। तो जनसंख्या का परिभाषीकरण करेंगे, वहाँ से सैंपल हम इकट्ठा करेंगे, उसके बाद प्रयोगों का कार्यान्वयन करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, अब जब हमारे पास सैंपल आ गया, हमारे पास डेटा आ गया, तो उसका हम क्या करेंगे, अब जो है प्रयोगों का कार्यान्वयन, प्रयोग करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मानदंड का चुनाव, यानी कि हम किस क्राइटेरिया पर वो प्रयोग कर रहे हैं उस मानदंड का चुनाव करेंगे। ठीक है ना, जिस पर उस प्रयोग के परिणामों का आकलन किया जाना है। ठीक है, उस क्राइटेरिया का या मानदंड का चुनाव हम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उपलब्धि विश्लेषण और अर्थापन, यानी कि जो भी डेटा हमारे पास प्राप्त हुआ है उसका सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाएगा, अचीवमेंट एनालिसिस किया जाएगा और साथ ही साथ उसका अर्थ भी निकाला जाएगा। उन अर्थों से निष्कर्षों की प्राप्ति की जाएगी, यानी कि अंत में ड्राइविंग कंक्लूजन्स जो है, यानी निष्कर्ष हमें जो है प्राप्त होगा। और इन निष्कर्षों को विधिवत ढंग से जो है वो लिखा जाता है, और लिखे जाने के बाद इनका सामान्यीकरण जो है वो अपनी जो है जनसंख्या पर इन निष्कर्षों का सामान्यीकरण करते हैं। ठीक है, तो ये प्रयोगात्मक अनुसंधान के पद हुए। ठीक, इसमें कई चीज़ें आई हुई हैं, जैसे प्रयोगात्मक चर क्या होते हैं, साथ ही प्रयोगात्मक अनुसंधान के अभिकल्प या एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, इन दो चीज़ों के बारे में हम अपनी अगली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। आशा है ये वीडियो प्रयोगात्मक अनुसंधान के संबंध में जो थी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप हमारे
इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आई हों, जो भी कमियां लगी हों, जो भी उनको आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपकी उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे, और जो भी चीज़ें हमारे इस कंटेंट में कमी रह गई हो उसको हम सुधार करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।